हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भुगतान शेष। इसको इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन इतना है, जैसा कि आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है वैसे ही मैंने आपको इसमें लिखकर बता रखा है और इस वीडियो में इसको समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। भुगतान शेष, इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है भुगतान शेष की, उसे पढ़ते हैं। यह एक देश द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन या व्यवहारों का लेखांकन रिकॉर्ड है। जितने भी हम एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है, जितनी भी लेन देन करता है, उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में जब रखा जाता है उसको हम भुगतान शेष कहते हैं। अतः यह एक देश के उस लेन देन का सांख्यिकी रिकॉर्ड है जो संसार के अन्य देशों के साथ उसके आर्थिक संबंधों को व्यक्त करता है। जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो क्या दिखाएगा, किसी भी एक देश दूसरे देश के साथ कितनी भी ट्रांजैक्शन करे उसके आर्थिक संबंधों को दिखाता है। कौन? भुगतान शेष। किसी देश को प्राय 3 प्रकार की मदों में दूसरे देश से व्यवहार करना पड़ता है। 3 प्रकार की कौन सी मदें हैं? दृश्य मदें, विजिबल आइटम, इसमें समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात निर्यात शामिल किया जाता है। जितने भी दृश्य मदें हैं उसमें हम यही पढ़ेंगे कि भौतिक वस्तुएं टेबल, चेयर, कार, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भौतिक वस्तुएं। ठीक है। फिर सेकंड है हमारा अदृश्य मदें। इसमें सभी सर्विसेज आ जाती हैं, सेवाएं आ जाती हैं, फैसिलिटी वगैरह देते हैं जो। इसमें उन समस्त सेवाओं इत्यादि को शामिल किया जाता है जिनका आयात निर्यात दृश्य नहीं होता, जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे सर्विस, टीचिंग, एक यहाँ से कोई टीचर दूसरे देश में पढ़ाए, यहाँ का डॉक्टर किसी दूसरे देश में डॉक्टरी करे, ठीक है, काम उसको वहाँ पर जाके सर्विस दे अपनी, तो वो सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहा है। तो इसको हम, इन कैटेगरी को हम अदृश्य मदों में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है पूंजी यंत्रण। पूंजी यंत्रण में इसमें वे समस्त मदें शामिल होती हैं, वे सभी की सभी आइटम्स शामिल होती हैं जिनका संबंध पूंजी के लेन देन से होता है। पूंजी यंत्रण में हम सिर्फ वो उन बातों को पढ़ते हैं जिनमें हम पूंजी का लेन देन पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना हो गया। फिर भुगतान शेष की विशेषताएं। क्रमबद्ध लेख पहली है। यह एक देश का अन्य देश के साथ किए गए आदान प्रदानों, संबंधित भुगतानों व प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेख होता है। जी बिल्कुल सही बात है। पहली विशेषता ही इसकी है कि इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं। एक जी क्योंकि रिकॉर्ड रखने से हमें ना ये पता चलता है कि हमने कितनी ट्रांजैक्शन की और कितनी हमारी ट्रांजैक्शन आई है। ठीक है, लेन देन कितना हुआ है उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखें तो उससे बेनिफिट तो हमें किसी और चीज़ में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता रहेगा ना कि हमने कितनी चीज़ों को निर्यात किया और कितनी चीज़ों को आयात किया है। तो ये इसकी पहली विशेषता बन जाती है इसकी, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है। सेकंड है निश्चित समय अवधि, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये जो भुगतान शेष है ये एक फिक्स्ड पीरियड है ऑफ टाइम पर अप्लाई होता है, या फिर छोटे समय के लिए होगा या फिर काफ़ी बड़े समय के लिए होगा। तो इसकी ये एक विशेषता भी है। यह समय की एक निश्चित अवधि प्राय 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है। ठीक है, 1 वर्ष का भी हो सकता है, माह का भी हो सकता है। तो ये एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो इसकी सेकंड विशेषता ये हो जाती है। व्यापकता। व्यापकता होता है कि कितना फैलाव है भुगतान शेष का, कितनी दूर तक इसका विस्तार है। जिसमें सभी प्रकार की दृश्य मध्य क्या बताई थी, दृश्य मदों में सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे टेबल, चेयर, कार वगैरह, ये सभी चीज़ें। ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भौतिक वस्तुएं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य मदे। कितनी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, टीचिंग, डॉक्टरी, इंजीनियर, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर आ जाती है पूंजी यंत्रण। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 3 चीज़ों में कितनी व्यापकता है, कितना वैरायटी है, कितना फैलाव है। तो इसकी ये एक और विशेषता बन जाती है। फिर आती है दोहरी अंकन प्रणाली। दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों को लेखाबंद किया जाता है। जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो डबल बार चेक होते हैं। कैसे? अगर आप एक बेकरी में जाते हो और वहाँ पर आप कोई केक खरीदते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपके यहाँ से 100 रुपये चले गए, ठीक है, आपने उसको दिखाया कि यहाँ से मेरी तरफ से आ गए, वो कहेगा मेरी तरफ से भी देखता हूँ आए हैं क्या नहीं, वो देखेगा। तो इससे क्या होगा कि 2 बार चेक होगी वो ट्रांजैक्शन। ठीक है, सव्य संतुलन, सेल्फ बैलेंस। दोहरी लेखांकन प्रणाली
लेखा दृष्टि से सव्य ही लेखे को संतुलन में रखती है। यानी कि ये सेल्फ बैलेंस है, ये खुद संतुलित हो जाती है। इसको अगर कोई इसमें घाटा आ जाए या फिर अधिक क्या हो जाए तो ये उसको है ना मैनेज कर लेती है, अपने आप को संतुलित कर लेती है। इसकी एक और विशेषता है अंतर समायोजन। वास्तविक व्यवहारों में जब कभी कुल प्राप्तियों व भुगतानों में अंतर होता है, कुल प्राप्तियों और भुगतानों में अंतर होता है, डिफरेंस पाया जाता है, तो इनको समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है सभी मदे सरकारी व गैर सरकारी। भुगतान शेष में सरकारी व गैर सरकारी सभी मदों को प्राप्ति व भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए चाहे वो प्राइवेट हुए हैं, एक पर्सन जैसे मैं यहाँ पर एक कोई चीज़ खरीदता हूँ, एक पर्सन सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन करेगा उसको भी इंक्लूड करेंगे, और जितनी भी सरकार ट्रांजैक्शन लेन देन करेगी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार शेष से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात एवं निर्यात मूल्यों को के कुल अंतर शेष से है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, व्यापार शेष क्या है और भुगतान शेष क्या है। व्यापार शेष मैं आपको बता दूं सिंपल, इसमें भौतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट देखा दृश्य मध्य, बिल्कुल यही चीज व्यापार शेष में होती है। इसमें सिर्फ हम भौतिक वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। भुगतान शेष क्या होता है, इसमें हम भौतिक वस्तुओं के बारे में, सेवाओं के बारे में और पूंजी अंतरण के बारे में पढ़ते हैं। तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में। इसमें हम दृश्य मदों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। यह एक देश द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन या व्यवहारों का लेखांकन रिकॉर्ड है। भुगतान शेष में सभी दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजी अंतरण आते हैं। व्यापार शेष वास्तव में भुगतान शेष का एक भाग है। ये जो है ना भुगतान शेष, ये इसका एक पार्ट है, मतलब ये बड़ा है, इसी में ये भी आता है। समझ गए। व्यापार शेष तीन प्रकार के होते हैं, भाई व्यापार शेष। इनको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई कई छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बचत, घाटा, व्यापार शेष में संतुलन। बचत यानी कि सरप्लस। व्यापार शेष किसी देश के पक्ष में उस समय होता है जब उस देश से वस्तुओं की निर्यात उनके आयात से अधिक हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। हम बाहर से अपने देश से सामान को बाहर ज़्यादा बेचें और बाहर से हम कोई भी वस्तु है वो अपने देश में कम लेके आए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बचत। देखो ज़्यादा चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी और कम चीज़ हम खरीदेंगे तो हमारी बचत होगी, ठीक है, उसे ही हम सरप्लस कहते हैं। घाटा इसका उल्टा होता है कि हम खरीद तो ज़्यादा लें बाहर से और बेचे कम, ठीक है, उसे हम घाटा कहेंगे यानी कि डेफिसिट कहेंगे। जब देश की वस्तुओं के आयात उनके निर्यातों से अधिक होते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा। व्यापार शेष में संतुलन। व्यापार शेष में संतुलन कब होता है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात दोनों बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि व्यापार शेष में संतुलन है। अगर मान लीजिए कि आप एक देश भारत है और दूसरा यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत 10 चीज़ खरीदता है यूनाइटेड किंगडम से और यूनाइटेड किंगडम भी भारत से 10 चीज़ खरीदता है, तो क्या हुआ, लेन और देन दोनों ही बराबर हो गए, यानी कि आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, व्यापार शेष में संतुलन। फिर डिफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमने व्यापार शेष और भुगतान शेष पढ़ा, इसमें क्या अंतर है। पहला अंतर तो ये कि छोटा, ये बड़ा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा व्यापकता, इसमें सिर्फ भौतिक वस्तु की बात की गई है। तो देखते हैं इनका क्या डिफरेंस है। भुगतान शेष एक विस्तृत शब्द है, इसके अंतर्गत व्यापार शेष भी शामिल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भुगतान शेष में व्यापार शेष आता है, इसके अंदर ये आता है, ठीक है।
व्यापार शेष में केवल वस्तु या दृश्य मदों की आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। इसमें केवल और केवल वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को दिखाया जाता है, जबकि भुगतान शेष में सभी प्रकार की मदें, सभी आइटम्स आ जाती हैं किसमें, भुगतान शेष में। वस्तुएं एवं सेवाएं तथा पूंजी के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें दृश्य मदें भी आती हैं, अदृश्य भी और पूंजी अंतरण भी, किसमें, भुगतान शेष में। और व्यापार शेष में केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं, यानी कि दृश्य मदें आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश का व्यापार शेष संतुलन या असंतुलित, किसी देश का व्यापार शेष संतुलित या असंतुलित हो सकता है, किंतु भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है। ये कह रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, ये संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है, इसमें घाटे भी हो सकता है और अधिक्य भी हो सकता है, पर इसमें कभी भी घाटे नहीं होगा, ये हमेशा संतुलन में रहेगा। ये छोटा है, ये जो है इसी का पार्ट है, समझे इस चीज को। ये अनस्टेबल हो सकता है पर ये हमेशा स्टेबल रहेगा, ये संतुलित रहेगा, ये असंतुलित और संतुलित दोनों रह सकता है, समझे इस चीज को। व्यापार शेष के प्रतिकूल होने पर उसके घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जा सकता है, परंतु भुगतान शेष के घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, ये छोटा ये बड़ा है। छोटा अगर कम या ज्यादा हो गया तो बड़ा उसको संतुलित कर देगा, पर बड़ा असंतुलित हो गया तो छोटा उसको संतुलित नहीं कर सकता, समझे इसको। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे थे 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने आपको सभी चीज़ें कवर करवा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।